हेलो, वेलकम ऑल। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है करंट अफेयर्स की, राइट। लास्ट क्लास में हमने कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, राइट। ऐसे ही हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड मेनली ये आपका नेशनल, इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल स्फेयर से कनेक्टेड है, ओके। सो ऐसे ही हम आपको बता दिया करेंगे कि कौन से एरिया से जो हैं आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट क्लास में एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक का जो भी हाल फिलहाल में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। और उन न्यूज़ में से आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा जो है बता दिया जाएगा, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको जो लास्ट वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव लगी, राइट। समझ भी आया आपको, और आप जो है उससे चीज़ें कुछ सीखे होंगे। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि आपको जो है किसी तरीके से हमारे लेक्चर को कैसे हम इंफॉर्मेटिव बनाएं, ओके, और इजी बनाएं, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि कैसे जो है करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, ओके। उनमें से क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, और मल्टीपल टाइम्स किन चीज़ों पे आपको उनमें रिविजन करना है या ध्यान रखना है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूज़ क्या है। ओके, सो फर्स्ट न्यूज़ आपका आईआर से रिलेटेड है, ओके। यूएस चाइना रेयर अर्थ टेंशंस एस्केलेट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम्स जो है न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ओके। एंड यूएस चाइना का तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूज़ में रहती हैं, ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, आपका टैरिफ्स वगैरह और ट्रेड वॉर वगैरह और इन सब के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ में रहता ही है। और जैसे कि आप जानते हैं ये टू ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, तो इनमें जो है कुछ इम्पैक्ट होगा। तो ग्लोबली जो है, ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल इकोनॉमीज में, इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है, एंड सेकेंडली ये काफ़ी बार जो है न्यूज़ में रहता ही रहता है, ठीक है। तो आज जो है एक पर्टिकुलर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रेयर अर्थ मेटल से कनेक्टेड, कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिसेंटली क्या हुआ है जिसकी वजह से आपका ये हाईलाइटिंग हो गया है, ठीक है। सो ये देख लेते हैं, ओके। सो ये टेबल क्या लगाया है? हाँ, मतलब हम साइंस पढ़ रहे हैं वापस से, इतनी मुश्किल से साइंस छोड़ के आए हैं, एंड देन वापस हमें ये पीरियोडिक टेबल याद करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि जो हम रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स आप सुनते भी हैं जनरली, राइट, तो वो होते क्या हैं, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा ताकि थोड़ा इजी रहे और रिटेन रहे आपकी मेमोरी में, और दोबारा ये चीज़ आए तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स पे वापस नहीं जाना पड़े, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसमें देखने वाले हैं वो है आपका, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, हम ये पॉइंट्स जो है इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। आपके उससे ये चीज़ जो है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इस न्यूज़ में से। सो फर्स्ट इज आपका व्हाट आर रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स आपके वो होते हैं, ठीक है, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो ऐसा नहीं है कि उनकी क्वांटिटी कम हो, नहीं, ये अबंडेंट में अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमने रेयर क्यों बोला इनको? ये आयरॉनी है, ठीक है, आयरॉनिकल है कि ये पाए बहुत जाते हैं, ठीक है, बट ये थोड़े थोड़े करके पूरे क्रस्ट में जो है स्प्रेड हो रखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम रेयर कहते हैं, क्योंकि कई जगहों पे है पर थोड़े थोड़े जो है ये स्प्रेड हो रखे हैं, ठीक है, वहां पे फैले हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको जो है एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट करना, माइन करना, एंड देन उसको यूज करना, वो अनवाइबल हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो है उसमें कॉस्ट भी आ जाती है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी भी नहीं है कंट्रीज के पास में,
इसीलिए इनको रेयर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आयरॉनिकल है कि इनको बोला रेयर जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है ये कम पाए जाते हैं, नहीं, बट ये कम क्वांटिटीज में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, और इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉस्टली होता है, और टेक्नोलॉजिकल एंगल भी जो है उसमें इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो रखा है, ठीक है। तो अब ये रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं ये आपको पता लग गया, ठीक है। और मेनली ये जो आपको कभी तो देखा ही होगा ये टेबल, ठीक है, 10th तक एंड ऑल, तो इसमें ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, आपको ध्यान हो, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं 15, तो ये आपके रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, यही जो हैं आपके पूरे होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास में 17 रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जिनमें से 15 ये है, ठीक है, और बाकी जो है आपके पास में क्या है, 15 तो आपके ये लैंथेनाइड्स हैं, और 2 जो है आपके येट्रियम है, और दूसरा है आपका स्कैंडियम, ओके। अब ठीक है, ये जो है रेयर होते हैं और ये सब जो है, बट इनका यूज क्या है, ठीक है, इसमें आपको यूजेस भी पता होने चाहिए कि यूजेस क्या हैं, तभी तो जो है इनका इतना डिमांड है, ठीक है, तभी तो हम इतना ध्यान दे रहे हैं। कंट्रीज के बीच में जो है इस पे वॉर टाइप का, मतलब ट्रेड वॉर टाइप का जो है सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। इनका जो है वाइड एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा जो है इनका एप्लीकेशन है, स्पेशली जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स हो गए आपके, ईवीज वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, बैटरीज वगैरह हो गया, अभी तो इससे कनेक्टेड आपका सोलर सेल्स वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, सब जो है आप सोचिए इन सारे जो स्फेयर्स हैं, ये जो न्यू इमर्जिंग एरियाज जो आ रहे हैं, इनमें इनका बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है ये इन चीज़ों के लिए, राइट। ओके, क्या आपको सिग्निफिकेंस पता लग गया, ठीक है, क्या होते हैं ये पता लग गया। अब हम देखेंगे, यूज देख लिया हमने, देन हम देखेंगे इसमें जो है आपका, ये तो हम बाद में देखते हैं, इनका ये जो है मेनली कहाँ जो है इनका लोकेशन है, पाए जाते हैं मेनली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अराउंड 61% जो है ये आपका चाइना में इनको ये पाए जाते हैं, ठीक है। चाइना की मोनोपोली है, यानी चाइना में ही ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल जो हैं वो पाए जाते हैं, चाइना की मोनोपोली है, इसीलिए भी चाइना जो है सारी कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करता है, तो इसीलिए भी जो है चाइना का इसमें मोनोपोली है, ये है, ठीक है। और मोर देन 90% ये जो है प्रोसेसिंग करता है उसका, यानी मिलता भी यहाँ पे है और उसको जो है प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, उसका काम लेना है, वो भी जो है आपका मोस्टली चाइना ही करता है, ठीक है। इसीलिए सारी कंट्रीज जो हैं इस पे इतने डिपेंडेंट हैं। चाइना का जो आप कह सकते हो इकोनॉमी है वो इसीलिए भी इतना ज़्यादा आगे है, बिकॉज रेयर अर्थ मेटल्स जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, और वहाँ पे मोर देन 60% जो है वहाँ पाया जाता है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फैक्ट ध्यान रखना है। अब हम देखें इसमें इंडियन एंगल क्या है, ठीक है, इंडिया में भी पाया जाता होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इंडिया का तो ओवरऑल देखना ही है, हमें उसको इन्वॉल्व करना ही है इंडिया को। तो अराउंड आपका 6% इंडिया में भी पाया जाता है, ठीक है, 6% भी बहुत एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज कि इसका सिर्फ अराउंड 2% ही इंडिया जो है उसका यूज कर पाता है, उसको माइन करके, उसको प्रोसेस करके उसका यूज कर पाता है, ओनली 2%। इसीलिए जो है हम हेवीली डिपेंडेंट है चाइना पे। तो अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपका इंडिया पे भी पड़ेगा और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी रहेंगे उसके, राइट। क्योंकि हमारा वही ऑलमोस्ट
90% जो है हमारा इंपोर्ट रहता है चाइना से आपका रेयर अर्थ मेटल्स का, ठीक है। और इनका यूज तो आपको पता लग ही गया, यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ मेनली ये यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया। देन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ओके, इसको देख लेते हैं हम। पहला तो पता है इम्पैक्ट ऑन इंडिया, सप्लाई चेन जो है, ओके मैं इसको अलग से बता देती हूँ, ओके। ओके तो आपका फर्स्ट जो है सप्लाई चेन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सप्लाई चेन, तो जैसे मैंने बताया कि हम मोर देन 90% जो है इंपोर्ट चाइना से ही करते हैं इसका, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम जो है फिर कहाँ से जो है ये रेयर अर्थ मेटल्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज कि अब क्योंकि इस चीज की कमी रहेगी, है ना, आएगा नहीं सामान, तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस हैं, मतलब ये सारी चीजें जहाँ ये यूज होते हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी हाई हो जाएगी। तो अराउंड 25 से 30% इनपुट कॉस्ट ही बोलेंगे ना इनके लिए, तो ये इनपुट ही है, रॉ मटेरियल ही है, तो उनमें जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो उसका जो फाइनल आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये भी चीज ठीक नहीं है। और इसमें इम्पैक्ट ऑन इंडिया में मेनली आप यही देखो, ठीक है, ठीक है। अब ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो उसमें भी आपको मेनली इन्हीं एरियाज में ध्यान रखना है, ठीक है, कि सप्लाई चेन जो है ग्लोबली वो भी इम्पैक्ट होगी, ठीक है। सप्लाई चेन इम्पैक्ट होगी तो आपका जो इनपुट कॉस्ट है उसमें भी अराउंड 35 से 40% तक जो है इंक्रीज हो जाएगा, सामान वगैरह, गुड्स वगैरह, रॉ मटेरियल्स वगैरह इंक्रीज होगा, तो आपका उसमें भी ये चीज आएगा, ठीक है। देन और क्या ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका है कि ग्लोबल एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है आपका कि इसमें जो है आपका स्ट्रैटेजिक रीकपलिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज इट इज आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है और आपके आंसर राइटिंग में भी यूज करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रीकपलिंग क्या है, अगर जैसे चाइना का मोनोपोली है, अगर वहां से नहीं आ रहा है ये सामान और इंक्रीज हो रहा है इनपुट कॉस्ट वगैरह, तो कुछ कंट्रीज क्या कर रही हैं कि हमें जो है चाइना पे डिपेंड ही नहीं होना, हमें और कंट्रीज के साथ में हम जो है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करते हैं, कुछ करते हैं, और एरियाज जो हैं ऐसे ढूंढते हैं जहां से हम ये रेयर अर्थ मेटल्स जो है मिले और हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक रीकपलिंग, यानी आप और कंट्रीज के साथ में जो है आपके रिलेशंस बना रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो ऐसे एक बोला गया है फ्रेंड शोरिंग, ठीक है, जिसमें कुछ कंट्रीज हैं जैसे आपका यूएस, जापान, ईयू वगैरह जो हैं, ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने बोला है हम चाइना पे डिपेंड होंगे ही नहीं इन चीज़ों के लिए, हम न्यू सप्लाई चेन्स जो है वो बनाएंगे और न्यू एरियाज जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ कंट्रीज जैसे आपकी हो गई ऑस्ट्रेलिया हो गई, ठीक है, अफ्रीका वगैरह हो गए, तो इन नेशंस में भी इसका पोटेंशियल है, ठीक है। तो वहां जो है अब ये कंट्रीज जो है पार्टनरशिप एक तरीके से बना के, अपना ग्रुप बना के वहां पे इनको जो है एक्सप्लोर किया जाएगा रेयर अर्थ मेटल्स को, और वहां से जो है इनको सप्लाई चेन के अंदर डाला जाएगा। तो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। तो ये भी एक ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस ही हो गया, पॉजिटिव वे में लोगे तो वो हो गया, ठीक है। और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आपका इसमें, एनवायरनमेंट पे भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनिंग वगैरह में कैसे जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है सफर करता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा और प्लेसेस जो हैं हम एक्सप्लोर करेंगे, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पे भी डिग्रेडेशन या उसका आप कह सकते हो डिट्योरेशन जो है वो भी होगा।
तो सस्टेनेबल माइनिंग जो है वो क्वेश्चन में आ जाएगी, तो ये भी एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका वे फॉरवर्ड भी होना चाहिए, कुछ आप आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ एंड में आप कुछ सोल्यूशन दोगे, कुछ पॉजिटिव आप फीडबैक दोगे, सोल्यूशन दोगे कुछ, ठीक है, आउटकम दोगे कुछ, तो वो भी होना चाहिए। तो इसमें आप यही चीज़ें दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि आपका एक तो सस्टेनेबल माइनिंग हो, ठीक है। तो जो आपका ESG, एक ये टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यूज कर सकते हो, पहले तो नोट डाउन करोगे आप इसको। ESG क्या होता है आपका, ये सस्टेनेबल माइनिंग के लिए होता है कि जहाँ पे आप एनवायरनमेंट, ठीक है, सोशल और गवर्नेंस, ये तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके एक तरीके से आप कोई भी जो हम स्टेप ले रहे हैं वो इन तीनों पैरामीटर्स के कहते हैं ना मद्देनजर रखते हुए, तो ऐसे करके आप जो है सस्टेनेबल माइनिंग करोगे कि इस पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहे, सोशली भी इम्पैक्ट जो है नहीं रहे नेगेटिव, और गवर्नेंस मॉडल जो है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो उससे जो है हम सस्टेनेबल माइनिंग को क्या कहते हैं, इम्पीटस दे सकते हैं, यानी उसको जो है हम बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज कि आप डाइवर्सिफाई करो अपनी सप्लाई चेन्स, जैसा कि ये हो ही रहा है, ठीक है, फ्रेंड शोरिंग और ये, तो चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगा। और एग्जाम्पल ये है ही आपका, इंडिया भी ऐसे कई सारे मतलब ऐसे कई सारे जो हैं स्टेप्स हैं वो ले रही हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ में पार्टनरशिप कर रही है, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आपको ऐसे ध्यान रखनी है कि क्या रिसेंट में हो रहा है। और आप क्या कह सकते हो कि हमारे जो खुद के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, ठीक है, हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करें, ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे पास में वो चीज़ जो है रिजर्व में रहेगी, हमें शॉर्ट टर्म के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक पाइलिंग भी कह सकते हो आप उसको, स्टॉक पाइलिंग करना, जैसे हम पेट्रोलियम वगैरह के लिए करते ही हैं, कर ही रहे हैं, हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में भी था और रहता भी है, तो ऐसा स्टॉक पाइलिंग भी पॉसिबल है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है और इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट को ही एक तरीके से कंटेक्स्ट में लेके रिसाइकलिंग प्लस सर्कुलर इकोनॉमी, ये टर्म आपने सुना ही होगा, तो अब सिर्फ हमें सुनना या ध्यान रखना नहीं है, इसको यूज भी करना है, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये क्या है कि जो आपके डिस्कार्डेड या अब जो यूज नहीं होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली जहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स यूज किए गए हैं, उनको जो है वापस से रिसाइकिल करना और उनको वापस से यूज करना, रीयूज करना, ठीक है। तो ये हम हर चीज में सुनते ही हैं रिसाइकलिंग, इसके कंटेक्स्ट में भी आप ये बोल सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें बहुत फेमस है एक जापान का अर्बन माइनिंग मॉडल, जापान का अर्बन माइनिंग मॉडल, इसमें क्या है, अर्बन एरियाज में जापान के बहुत ज़्यादा ई वेस्ट वगैरह या ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, 1980s का है ये कुछ, उस टाइम पे ये आइडिया लाया गया था, क्योंकि ये रिसोर्स पुअर कंट्रीज में से है, तो उनको कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे जो है डेवलप करना था, जिससे जो है वो अपनी इकोनॉमी को चला सके, अच्छे से चला सके, ओके। तो ऐसे इन्होंने 1980s में एक ऐसा तरीका डिवाइस किया जिससे इनका जो अर्बन ई वेस्ट वगैरह ये सब है, उसी में से माइनिंग करना, माइनिंग यानी वापस से उन्हीं चीज़ों में से रिसाइकिल करना और उसमें से फिर ये वापस से जो है एक्सट्रैक्ट करना रेयर अर्थ मेटल्स। जैसे अभी जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, वहाँ पे जो मेडल्स बनाए गए थे, है ना, काफ़ी चर्चा में रहा था उस टाइम पे कि वो जो मेडल्स हैं वो इसी रिसाइकलिंग के हेल्प से ही उन्होंने बनाए थे। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली कहीं से पढ़ते हुए नहीं मिलेगी, तो आपको इनके ऊपर नज़र एकदम
आपकी जानी चाहिए और आपको वो नोट डाउन भी करना चाहिए। और सिर्फ नोट डाउन नहीं, उसको आप ट्राई करो मेमोराइज करके आंसर्स में उसको डालो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ये न्यूज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ओके, हाँ, टाफ्टन वोल्केनो रीअवेकन्स, ठीक है। अब ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, ठीक है। अब ये टाफ्टन वोल्केनो रीअवेकन्स आप इससे समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक वोल्केनो है वो जो है वापस से एक्टिव हुआ है, ठीक है, उसमें एक्टिविटी जो है हुई है, और ये आपका अराउंड 7 लाख ईयर्स के बाद में ये इरप्शन हुआ है। तो सोचिए ऐसा चेंजेस आ रहे हैं हमारे आप कह सकते हो हमारे जो लिथोस्फेयर है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक तो पहले इसका लोकेशन पता होना चाहिए। ये ईरान में है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ईरान में है ये, ठीक है। मकरन वोल्केनिक आर्क का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको जो ध्यान रखना है, ये एक स्ट्रैटो वोल्केनो है। हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रैटो वोल्केनोस क्या होते हैं। बाकी आपको ये थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना है, ईरान में है ये, मकरन वोल्केनिक आर्क का पार्ट है, और ये एक स्ट्रैटो वोल्केनो है, और ये मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है स्ट्रैटो वोल्केनो, आप जो वोल्केनोस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वोल्केनोस, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है वहां पे जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वोल्केनोस हैं वो आपके स्ट्रैटो वोल्केनोस या कॉम्पोजिट वोल्केनोस भी बोलते हैं, ठीक है। ये वो होते हैं, आप ये देख लो, ये चीजें जो हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं, आपको भी होते क्या है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, अदर एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और ये भी देख सकते हो आप कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। क्योंकि सीस्मिसिटी में और जो है आपका जो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें चेंजेस आए, लिथोस्फेरिक प्लेट्स में चेंजेस आए, आस्टेनोस्फेयर में आए, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इस एरिया में भी क्या पड़ सकता है, और ओवरऑल जो है अर्थ की वोल्केनिक एक्टिविटीज या सीस्मिसिटी के ऊपर भी क्या फर्क पड़ सकता है, वो भी आपको ये एंगल ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होते क्या है स्ट्रैटोवोल्केनोस, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये डायग्राम देख के। ये डायग्राम आप याद रखोगे तो आपको कभी कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रैटो वोल्केनोस या कॉम्पोजिट वोल्केनोस होते क्या हैं, ये माइंड में रखना है आपको। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ वोल्केनोस होते हैं ये स्ट्रैटो वोल्केनोस या कॉम्पोजिट वोल्केनोस होते हैं, जहां लेयर्स होती है। देख रहे हो आप, ये अलग अलग लेयर्स बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। अब ये किस चीज की लेयर्स हैं, आपके जो भी इरप्ट होता है वोल्केनो में से, ठीक है, लावा हो गया आपका, ऐश हो गया, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स हो गया, गैसेस वगैरह हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो वो सब क्या है आपका इरप्ट होके वहीं आसपास ही गिर जाता है, ठीक है। गिर के वो सॉलिडिफाई हो जाता है और बहुत सालों में जो है वो ऐसे लेयर्स के फॉर्म में बन जाता है। तो ये आपके होते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनोस, या इनको स्ट्रैटो वोल्केनोस भी कहते हैं, ठीक है। ये खास बात है कि लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, और लेयर्स किस चीज की, आपकी लावा भी इसमें है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं इसमें, गैसेस भी हैं इसमें, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, स्टोन्स, जो भी अंदर से इरप्ट होता है सारा कुछ इसमें है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो ये भी ध्यान आप मतलब ध्यान कर लोगे, दैट मीन्स ये जो भी लावा इरप्ट हो रहा है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा, यानी ये जो है इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत हाई है, गाढ़ा है, बहुत ज्यादा विस्कस है, थिक है ना। इसकी वजह से ही ये जो है बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता। तो जो आपने सुना होगा शील्ड वोल्केनोस, ठीक है, शील्ड वोल्केनोस जो है इसके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, वो बेसिक वोल्केनोस होते हैं और वो कम विस्कस होते हैं, ठीक है, और वो स्प्रेड होते हैं। जैसे आपने जो डेक्कन प्लेटो है हमारा इंडिया का, वो एक शील्ड वोल्केनो का ही टाइप है, तो वहां से प्लेटोज बनते हैं, ठीक है, पठार वगैरह बनते हैं।
तो वो आपके शील्ड वोल्केनोज होते हैं, तो उससे ये ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा विस्कस होगा तभी आसपास ही गिर रहा है, राइट। और जब कोई चीज विस्कस होती है वो एकदम से जो है इरप्ट होती है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट भी होता है। तो ये एसिडिक भी है, बहुत ज्यादा वायलेंट नेचर भी होता है, एकदम से जो है इसका इरप्शन होता है, ठीक है। और इरप्ट होके ही अपनी जो जगह है वहीं पे ये सारी चीजें गिर जाती हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं, ओके। वायलेंट है, सिलिका का कंटेंट इसमें काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज है इसके, जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंटर जो लिखवाया था कि फीचर्स भी आपको इसमें ध्यान रखना है, तो ये आपका फीचर्स है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एकदम से कोई चीज इरप्ट होगी, विस्कस कोई चीज एकदम से बाहर आएगी, तो ऐसे, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये कॉमन मोस्टली जो है ये कॉमन टाइप ऑफ वोल्केनोज में देखा जाता है। अब है इसमें, हाँ, इसका रीजन क्या है, तो जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, इसमें ये है कि एक प्लेट आपकी ये है आपकी ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, और ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जब दो प्लेट्स, ठीक है, आपस में जो है टकराती हैं, ठीक है, तो आपको पता है एक ओशियानिक एक कॉन्टिनेंटल है, तो जो ओशियानिक है वो हैवी होती है, तो वो यहाँ पे क्या है, सिंक कर जाती है, ठीक है। सिंक करेगी, सबडक्शन जोन बनाएगी, और सबडक्शन जोन्स में ही आपके वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स जो हैं देखे जाते हैं। अर्थक्वेक्स जो डीप फोकस वाले अर्थक्वेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो घातक टाइप के जो होते हैं, वो आपके यहाँ देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सबडक्शन जोन बनाएगी, यहाँ से जो है आपका फिर ये वापस आएगा, और यहाँ आपके ऐसे ये वोल्केनोस मिलते हैं, ठीक है। रीजन भी पता लग गया आपको, ठीक है, फीचर्स पता लग गए आपको। अब ये है और एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसमें, आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली और या स्टेटमेंट के फॉर्म में भी, या और एग्जाम्स में भी आपको एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आप मेंशन कर लेना, वहां पे एक आएगा आपका माउंट फिजी जो जापान में है, देन आएगा आपका माउंट वेसुवियस जो आपका कहाँ है, इटली में, और सेंट हेलेंस जो आपका यूएसए में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो काफी फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में भी है आपका क्राकाताओ, ठीक है, वो भी आपका इसी का ही पार्ट है, वो भी वायलेंटली कई बार जो है इरप्ट होता है, वो तो खैर एक्टिव वोल्केनो है ही, ये एक्टिव नहीं था इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, और 7 लाख ईयर्स के बाद में एकदम से जो है चेंजेस आए और ये इरप्ट हुए। और ये एस्टेनोस्फेयर आपको पता होगा, एस्टेनोस्फेयर ही आपका सेमी मोल्टन स्टेट होता है, जहां से जो है आपका मैग्मा लावा में कन्वर्ट होके यहीं से ये ऊपर आता है, ठीक है। ये आपका लिथोस्फेयर का ही पार्ट रहता है, हमारी क्रस्ट का ही, क्रस्ट के नीचे जो है लिथोस्फेयर का ही ये पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, ये अरेबियन और यूरेशियन प्लेट है, जो मैं बता रही थी कि दो प्लेट्स के कन्वर्जेंस के बाद में सबडक्शन जोन होता है और वहीं से ये इरप्ट होता है, ठीक है। तो ये नाम भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये प्लेट्स का। अब आप बाकी जो और मेजर प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स हैं, उनके नाम जो है आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। ज्यादा नहीं है मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, मेजर प्लेट्स 7 ही हैं आपके, तो वो आप बताओगे, उनमें से तो आपके लिखा भी है, ठीक है, तो बाकी जो है आप कमेंट में बताओगे, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बताइए, आपको जीएस 2 का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में फैक्चुअल कंटेंट भी आता है, डायरेक्ट काफी सारे इससे इंटर रिलेटिंग टॉपिक्स भी हैं, और आपका मेंस में तो ये एनालिटिकल उससे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, ठीक है। और ये गवर्नर का जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमेशा न्यूज में रहता ही है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, तो कहीं आपको हमेशा ऐसा कुछ पढ़ने को मिलेगा, न्यूज में ऐसा कुछ चीज रहेगा, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो कि भाई कोई न्यूज जो है वो रिपीट होगी, तब जाके जो है
उसको हम कंसिडर करेंगे। ये ऐसा है जो चलता ही रहता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, प्रीलिम्स और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें जो भी है आपका कुछ पैरामीटर्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो काफी एग्जॉस्टिव है ये, काफी बड़ा है ये, छोटा सा ही दिख रहा है आपको, लेकिन काफी सारे इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज क्या है इसमें आपका। वैसे तो ये हमेशा ही न्यूज में रहता है कोई ना कोई रीजन की वजह से, बट जो अभी इमीडिएटली कुछ दिनों पहले का जो न्यूज है वो ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है कलाइगनार यूनिवर्सिटी बिल लेके आई, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक न्यू स्टेट यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वो, ठीक है। तो अब ये बिल है, तो आपको पता ही है बिल एक्ट में कब बदलता है, जब गवर्नर का एसेंट मिल जाता है, मंजूरी मिल जाती है, राइट। अब तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने जो है क्या किया, गवर्नर को भेजा। गवर्नर ने क्या किया, उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके चलते इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया गया। यानी अब वो बिल एक तरीके से इनडेफिनेट पीरियड के लिए अटक गया है, कुछ नहीं पता कब उसको एसेंट मिलेगा और कब फाइनली जो है वो एक्ट में जो है चेंज होगा, ठीक है, और कब ये यूनिवर्सिटी वो एस्टैब्लिश की जाएगी। तो ये पूरा मुद्दा है, ये पूरी न्यूज है, ओके। तो अब जो है इसी के चलते जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, कि ये जो है रेफरल जो है वो ठीक नहीं है, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ बताए, ठीक है, कुछ डायरेक्शन दे, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड जो है आपका ये आ जाता है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स होती क्या है। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, राइट। गवर्नर के पास में दो टाइप की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, ठीक है। एक है आपकी सिचुएशनल और एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल। एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। तो दो टाइप की पार्ट्स होती हैं, तो हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशनल क्या क्या हो गई। सिचुएशन होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो है एक हंग असेंबली है, ठीक है, अभी कोई सीएम जो है वो अपॉइंट नहीं हुए हैं, ठीक है, वहां पे जो, या फिर सीएम जो है उसकी उनकी अचानक से डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस केस में जब किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती है, ठीक है, तब गवर्नर के पास ये उसकी मर्जी होती है, उसका डिस्क्रिशन होता है कि वो किसको जो है मौका दे सीएम बनने का, या फ्लो टेस्ट जो है उसको अपनी मेजोरिटी जो है उसको प्रूव करने का मौका दे। तो ये गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है, ठीक है, बट इसका भी क्राइटेरिया होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करता पूरा, ठीक है। उसके पास में एक डिस्क्रिशन होता है कि उसको पहले पोस्ट पोल अलायंस, ठीक है, इलेक्शंस के बाद अगर कोई अलायंस बना हो तो उनको मौका देना है। नेक्स्ट जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जो क्लेम करती है हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमें फ्लो टेस्ट करने का मौका दो आप, हम मेजोरिटी प्रूव कर लेंगे, उसको फिर मौका दिया जाता है। तो ये एक हायरार्की होती है, ठीक है, तो उस बेसिस पे गवर्नर जो है उनको चांस देता है। तो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम बोल सकते हो आप, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका, जब कोई भी गवर्नमेंट जो है या कोई भी पार्टी जो है अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाती, तो वहां पे डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी डिसमिस करो, न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो फॉर्म होगी जब फ्लो टेस्ट जो है वो हो जाएगा, मेजोरिटी प्रूव हो जाएगा, तब न्यू बनाया जाएगा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सेकंड इज
डिसॉल्विंग ऑफ द असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी को डिसॉल्व कर दो, दोबारा इलेक्शंस होंगे, दोबारा जो है आपका आपके एमएलए जो हैं वो आएंगे, देन दोबारा जो है आपके फ्लो टेस्ट होगा, जो भी मेजॉरिटी प्रूफ करेगा तब जो है सीएम आपका बनाया जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं जहां पे आपका गवर्नर जो है उनके पास में क्या रहता है, उनका डिस्क्रिशन रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। सिचुएशनल, जैसे आपको इसमें मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है। कर्नाटका में आपने सुना होगा, काफी न्यूज में रहा था और अब तक जो है हम इसको एग्जाम्पल दिया जाता है, लिख भी सकते हो आप एग्जाम्पल में, कि जो है कर्नाटका का जब कर्नाटका में जब हंग असेंबली हुई थी, 2018 की बात है ये, जब हंग असेंबली हुई थी तो वहां पे जो गवर्नर है, ठीक है, उन्होंने जो है पोस्ट पोल अलायंस को पहले देना चाहिए, ठीक है। तो वो कांग्रेस और जेडीएस का पोस्ट पोल अलायंस था, ठीक है। तो गवर्नर को उनको पहले चांस देना चाहिए कि वो अपना मेजॉरिटी प्रूफ करें, ठीक है। बट उन्होंने चांस दिया, जो बीजेपी की येदुरप्पा जो गवर्नमेंट मतलब जो क्लेम कर रहे थे उनको चांस दिया, ठीक है। और वो क्या थी, ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी थी, बट एक प्रेफरेंस होता है जैसे मैंने बताया आपको। तो उस केस में उन्होंने, गवर्नर ने जो है ना 15 डेज का टाइम दिया बीजेपी जो फैक्शन है उनको, कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करो। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया उसी टाइम पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, ठीक है, बोला कि आपको प्रेफरेंस ध्यान रखना है, आप अपनी मर्जी से जो है आप चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो 15 डेज था उसको 24 आवर्स बनाया गया कि 24 आवर्स में जो है इनको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मामला बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। तो ये आप इस चीज में आपको अगर भी एग्जाम्पल देना हो तो आप मेंशन कर सकते हो, या आप क्लैरिटी के लिए ये एग्जाम्पल ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शंस क्या है इसमें। एक तो जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 200, जहां पे बिल्स को जो है रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर रिजर्व करते हैं, यही चीज है ये, ठीक है। सेकंड है आपका आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल के लिए जब गवर्नर जो है रेकमेंड करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते हैं, तो वो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। एक है आपका जब मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो एएमटीएम, पता होगा आपको एएमटीएम, ठीक है, इन गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे जो आपकी ऑटोनमस ट्राइबल काउंसिल्स हैं, ठीक है, आपका शेड्यूल 6 के अंडर जो आता है, तो वहाँ की जो काउंसिल्स हैं उनको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मतलब उनको आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन के नाम पे उनको आपको कुछ रॉयल्टीज, कुछ पैसा जो है हमेशा एलोकेट करना होगा। तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है, ठीक है। ट्राइबल मिनिस्टर्स भी आते हैं इसमें, उनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो भी करना पड़ता है। देन है आपका एक और आता है कि जब एडिशनल चार्ज मिले, एडिशनल चार्ज मिले गवर्नर को, ठीक है, किसी यूटी का, यूनियन टेरिटरी का, यानी अभी वो किसी स्टेट का गवर्नर तो है ही, पर उसको एडिशनल चार्ज मिल रहा है किसी यूटी का, तब भी वो अपना डिस्क्रिशन जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ के गवर्नेंस के लिए अपना डिस्क्रिशन वहाँ चला सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड हैं, जो गवर्नर के पास होते हैं, ठीक है। और ये सिचुएशनल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीटो पास जो है, 4 टाइप के वीटो पास होते हैं, ठीक है। इंडिया में 3 ही एप्लीकेबल हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कौन कौन सा है, ठीक है। देन इज इंपॉर्टेंट कमीशंस और एससी जजमेंट्स, ये देख लेते हैं। तो कमीशंस जो है, कमीशंस इंपॉर्टेंट आप देख लो, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपके एआरसी भी बना है आपका, ठीक है, राजमन्नार भी बना है,
आपका सरकारिया कमीशन भी बनाया है। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है, उसको एनहांस करने के लिए ये सारे कमीशन जो है टाइम टू टाइम बनाए गए हैं। ARC 2 बनाए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन, ठीक है। इन सब के काफी सारे रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। सब तो ना हमें ध्यान रखने हैं ना अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं उनमें वो ये हैं आपके कि आपका जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर है ये, ठीक है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो CM के कंसल्टेशन, परामर्श कहते हैं ना अपन, परामर्श लिख देती हूँ मैं, ठीक है, मतलब उनसे सलाह लेके उनकी एडवाइस के ऊपर जो है वो करना चाहिए, यानी CM भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी नहीं होता, आपको पता है, प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करती है, ये होना चाहिए। देन आप ये जो है गवर्नर ऐसा पर्सन होगा जो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं होगा, नहीं तो उसका जो नेचर है वो ए पार्शियल नहीं होगा, ठीक है, यानी भेदभाव नहीं करेगा अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में वो रहे होंगे तो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स वाला पर्सन नहीं होना चाहिए, दूसरे स्टेट का होना चाहिए। जैसे अगर आप राजस्थान के लिए गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो तो वो दूसरे स्टेट के से जो है बनाने चाहिए, यहाँ का पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनका जो रीअपॉइंटमेंट है वो नहीं होना चाहिए, ताकि वो ए पार्शल और नॉन पार्टिसन वे में अपना फंक्शन जो है वो निभा सके, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका आर्टिकल 356 है ना, या तो वो बहुत कम यूज करे गवर्नर, ठीक है, स्पेयरिंगली यूज हो, या उसको अमेंड कर देना चाहिए। तो ये रिपीटेडली जो है ये कमीशन जो है, SC की बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं, हम देखेंगे इसमें, उसमें भी ये बातें कही गई हैं, ठीक है। और एक पुंछी कमीशन ने ये जरूर कहा है एडिशनली कि जो बिल्स होते हैं जो गवर्नर के रेफरल के लिए भेजे जाते हैं, वो बिल्स भी जो हैं उनको टाइमली उसको जो है कंप्लीट कर देना चाहिए, यानी असेंट देना है तो असेंट दे दो, जो भी करना है टाइमली जो है उसको रिव्यू करके उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है। तो असेंट टू बिल्स जो है वो भी टाइमली होना चाहिए, यानी डेडलाइंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि पेंडिंग ना रहे। जो भी एक्ट लाना चाह रही है गवर्नमेंट अच्छे के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए, वो टाइम के अनुसार जो है वो हो जाए, ठीक है। तो ये कमीशंस आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका इसमें वेंकटचलिया कमीशन भी है, ठीक है, वो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, वो उसमें जो है क्या कहा गया है और उसका एक और नाम है, ठीक है, तो वो क्या है और उसमें क्या कहा गया है। हालांकि ऐसा ही कुछ चीज बोली गई है, बट वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब SC जजमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका SR बोम्मई, बहुत बार सुना होगा आपने। और कुछ स्टेट PCS के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें तो डायरेक्टली ऐसे जजमेंट्स है इनके बारे में पूछ लिया जाता है 2 मार्कर या 5 मार्कर में कि इसमें क्या बोला गया था, ठीक है। तो इसमें मेनली आप जो अभी ध्यान रखो वो ये है कि वही हमारा जो आर्टिकल 356 है वो जो है आपका स्पेयरिंगली यूज होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं कमीशंस को देख के ही बोला SC ने जो है आपके 1990s में कि जो स्पेयरिंगली यूज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर जो है एक टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है, जो कि ये चीज है कि अगर ये फैक्टर दिखा जाता है कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल कर रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो एक फैक्टर है जहां पे गवर्नर जो है
रेकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये बोला गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है ना, ये होता क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे ने कुछ टर्म्स दिए थे, आप पढ़ना उसको, कि ये क्राइटेरिया होता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर माना जाएगा। गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता, कुछ भी छोटी मोटी चीज हुई और उसके बेसिस पे जो है बोल दिया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है, नहीं। तो वहां ये बोला गया, ये मेन चीज है इसमें, ठीक है। देन एस आर बोमाई, देन अभी रिसेंट में आपका नमाम राबिया केस, ठीक है। ये आपका 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था, जहां पे गवर्नर के पास ना एक पावर होती है, ठीक है, जहां पे वो समन या प्रोरोग कर सकता है जो भी सेशन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक है। लेकिन वो जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर ही कर सकता है, सब चीज उन्हीं की मर्जी से होती है, एड एंड एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बोला गया कि जो गवर्नर है उनको वो सेशन को बुलाना, सेशन को स्टार्ट करना या जो है प्रोरोग करना, ठीक है, बंद करना सेशन को, तो वो जो है अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वैलिड रीजन होना चाहिए और एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, गवर्नर के रिस्पेक्ट में कहो, फेडरल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कहो, एससी का जो आपको जुडिशियल एक्टिविज्म कहो, ठीक है, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी है बहुत सारे जजमेंट्स हैं आपको, बट ये मेन जो है वो आपको ध्यान तो रखने हैं, ठीक है। अभी था आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी यही चल रहा है आपका, ये अभी 2023 2025 में भी ये चीज हाईलाइट हुई, ये भी यही है। तो ये इसमें ये बोला गया था कि ये बिल्स के ऊपर ही है कि जो बिल्स हैं उनको गवर्नर जो है उनको लटका के नहीं रख सकता गवर्नर, ठीक है। उसको जो है एक डेडलाइन दी जाएगी, जैसे अभी अप्रैल 2025 में भी ये चीज न्यूज में आई थी। तो एससी ने जो है वो बोल दिया था कि जो गवर्नर हैं उनको 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है बिल्स को मंजूरी देनी है, या जो भी करना है कि रेफर करना है या जो भी करना है वो विद इन ये 3 मंथ्स जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक लंबे टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए आप जो है बिल्स को डिले नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, पेंडिंग नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये कुछ रीसेंट जजमेंट्स हैं, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। तो छोटी न्यूज थी बट इसमें काफी सारे पॉइंटर्स थे, काफी सारी चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओके तो एक और हमारा जुडिशरी से कनेक्टेड था, एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है, ये आपको मेनली मैंने इसीलिए लिया है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है जुडिशरी के रिस्पेक्ट में, ऐसे कुछ न्यू टर्म्स आते हैं ना, उनका आपको ध्यान रखना ही रखना है, ऐसे ध्यान कर लो, ठीक है। तो ये क्या है आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, तो इसमें देखो 2 टर्म्स ध्यान रखने हैं आपको, पब्लिक और ट्रस्ट, ठीक है। अब और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से है ये। तो यहाँ ऐसा बोला गया है कि कुछ ऐसे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनको जिनका जो ट्रस्टी है पब्लिक के बिहाफ पे, जो ट्रस्टी है वो गवर्नमेंट होगी, यानी वो उसकी ओनर नहीं है, ठीक है, पब्लिक है ओनर तो, ठीक है, बट हमारे बिहाफ पे कि हमने परमिशन दिया है कि आप उसकी देखभाल कर लो,
एज अ ट्रस्टी आप काम कर लो, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, जो डिट्योरेट हो रहे हैं, ठीक है, जो जिनके ऊपर कंजर्वेशन का मतलब उनके खत्म होने का या उनका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का जो है आसार हैं, ठीक है, उनको उनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट जो है उसकी ट्रस्टी बन जाएगी। तो जैसे आपको पता ही चल गया होगा, जैसे लेक्स होते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर्स होती हैं, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे पब्लिक स्पेसेस होते हैं, ठीक है, जिनका नीड है कंजर्वेशन का, यानी अभी वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डिट्यूरेट हो रहे हैं, तो उनको बचाने की जरूरत है, ठीक है, किस लिए? हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ऑब्वियसली, ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। तो उसके लिए जो है हम गवर्नमेंट को उसका ट्रस्टी बना देंगे, गवर्नमेंट को उसका ध्यान रखेंगे। तो ये क्यों आया न्यूज में? नागपुर का एक लेक है, वाटर बॉडी फ्यूताला लेक है, ये आपको ध्यान भी रखना है, सीधा ऐसे क्वेश्चन भी आता है, फ्यूताला लेक विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली, तो ये क्यों न्यूज में था, किस चीज से कनेक्टेड है, वगैरह वगैरह। तो ये जो है डिट्योरेट हो रहा है, इसकी कंडीशन जो है डिट्योरेट हो रही है, सूख रहा है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, खराब हो रहा है, इसका पानी सूख रहा है। तो इसमें जो है यहाँ की जो अर्बन बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट जो है, अर्बन बॉडीज, तो इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर रहेगा, अंडर द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जो कि किसने बताई है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, आप थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ोगे तो ये काफी पहले से ही ये चल रहा है, रोम और बहुत मतलब बहुत काफी पुरानी चीज है ये, तो अब तक जो है ये चल ही रही है और हम जो है अभी इसको यहाँ देख ही रहे हैं, ठीक है। पहले भी ऐसे करा हुआ है, जैसे ये केसेस जो है ना, ये बहुत फेमस है, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, ठीक है। तो इसमें क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ में आप ध्यान रखो, फॉरेस्ट लैंड और रिवर्स का था कि जो फॉरेस्ट लैंड और रिवर्स है, स्पेशली फॉरेस्ट लैंड जो है, हम प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेटली उनको नहीं छोड़ सकते हैं कि लोग जो हैं प्राइवेटली छोड़ दिया हमने, उसके ओनर हैं और उनके अंडर वो है, नहीं, हम नहीं देंगे उसको। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं और इनको बचाना बहुत जरूरी है, तो ये गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इनका ट्रस्टी के तौर पे इनका ध्यान रखेगी। तो ये आप देख सकते हो केसेस वगैरह, बट सबसे ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है, और ये अभी का है ही, यही बात हो रही है आपकी। तो ये भी आपका एज इट इज पूछा जा सकता है कि स्वच्छ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी न्यूज में था, ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपका आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था इसमें। नेक्स्ट आता है अपना, ये भी काफी न्यूज में रहता है, ठीक है, इंडिया वेलकम्स द यूएस प्लान फॉर गाजा पीस। मैं जरा पानी पी लेती हूँ, ओके। ओके, तो नेक्स्ट आपका ये है, ये भी न्यूज में रहता है, बहुत न्यूज में रहता है, और यूएस आई गया इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ठीक है। तो मेनली जो अभी न्यू एक पीस प्लान लाया गया है, ठीक है, गाजा के लिए या इजराइल और पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ठीक करने के लिए, न्यू यूएस जो है, ट्रम्प जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके उन्होंने जो है मीडिएट करके एक न्यू पीस प्लान लाया गया है। वो क्या लाया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं उसमें 4-5, वो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। मेन है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इजराइल और पैलेस्टीन हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
अपनी नेशनैलिटी का, लैंड का, अपने रिकॉग्निशन का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कोई न्यू नहीं है, कि 19th और 20th सेंचुरी से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये है क्या, इनिशियली आप देखोगे, इससे पहले का भी 1947 लिखा है, बट इससे पहले का मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले का भी 19th and 20th सेंचुरी, ठीक है, तब से ये बात है। आपको पता होगा ये जो हिस्सा है आपका वेस्ट एशिया का हिस्सा, ये ओटोमन एम्पायर के अंडर होता था, ठीक है। यानी आपके यहाँ पे जो अरब्स हैं या मुस्लिम रिलीजन के अंडर ये एरिया होता था, ठीक है। तो यहाँ हमेशा से अरब्स रहे हैं, या जो मुस्लिम बैकग्राउंड जो रिलीजन है, धर्म के लोग, वो रहे, ठीक है। यहाँ पे ज्यूज जो हैं, ठीक है, जियोनिज्म जो है उनका धर्म होता है, ठीक है, जियोनिज्म। तो उनकी एक माइनॉरिटी भी रहती थी, थोड़े से मतलब कुछ लोग थे, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है आपका वर्ल्ड वॉर, मतलब ज्यूइश माइनॉरिटी यहाँ पे थी, ठीक है, बट वो बहुत कम नंबर में थे। तो तब तो कोई बात नहीं करता था कि उनका एक सेपरेट लैंड होना चाहिए, अपनी सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जब ये एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आया, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो है बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है उसके थ्रू जो है ये बोलना चाहा कि ज्यूज हैं उनका भी अपना एक एरिया होना चाहिए, अपना स्टेट होना चाहिए। तो सबसे पहले बात यहाँ की गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है जैसे हिटलर का, जो एडोल्फ हिटलर है, जर्मनी के जो चांसलर हुए, ठीक है, प्रेसिडेंट हुए, तो उनका जब से वो इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स में आए, ठीक है, तो वहां जो उन्होंने जेनोसाइड किया, आपको पता है ज्यूस के अगेंस्ट ही था वो, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इनको मारा गया, जेनोसाइड हुआ, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे जो ज्यूज हैं वो लार्ज नंबर में यहाँ जो है इमिग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो तब जो है ज्यूज का नंबर भी बढ़ा, ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब यूएन का एक इंटरनेशनल गवर्नेंस के लिए एक बॉडी जो है डेवलप की गई, एस्टैब्लिश की गई, तो उन्होंने बोला कि एक प्लान होना चाहिए जहाँ पे अरब्स और जूइश, उनका अलग अलग अपना कंट्री होना चाहिए, अपना पहचान होना चाहिए, एंड नेशनैलिटी होना चाहिए, उनका होना चाहिए, ठीक है। बट उस टाइम पे जो अरब कंट्रीज थे, हम जानते हैं आसपास की वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं जहाँ मुस्लिम रिलीजन है, वो इसके अगेंस्ट थे। ऑब्वियसली वो अपना एरिया नहीं देना चाहते थे, अपने लैंड नहीं देना चाहते थे, उनको जो है अपने क्योंकि रिलीजन भी अलग था, तो उनको अपने साथ भी नहीं इन्वॉल्व करना चाहते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो 1947 में आपका अरब्स और इजराइल, उस टाइम पे इसका नाम हो गया था, जो जूस थे उनके एरिया का, उनके वॉर्स होते हैं जिनमें आपके इजराइल जो है वो जीत जाता है। और ऐसे ही आपका 1967 में भी आपका 6 डे वॉर होता है, ठीक है, और वहां पर भी आपका इजराइल जो है काफी बड़ा एरिया कैप्चर कर लेता है, पूरे ये अरब एरिया जो है। और आपका यहाँ देखोगे आप, ये प्लान था, थोड़ा सा अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ये जो ग्रीन है ये पूरा अरब्स थे, ठीक है। प्लान ये था यूएन का कि आपका ये इजराइल होगा व्हाइट वाला, ठीक है, और बाकी जो ग्रीन है ये अरब्स होंगे या पैलेस्टीन जो उनके कंट्री को बोला गया, ठीक है। बट फिर वॉर हुआ, वॉर होते होते जो ज्यूज है या इजराइल है उसने काफी एरिया जो है ऑक्यूपाई कर लिया अरब्स का, ठीक है। फिर जो है आपके पैलेस्टीन जो हैं वो थोड़े ही एरिया में सिमट के रह गए। तो ये आपका अभी आपको, हाँ यहाँ आ गया ना, तो अब ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, ये है। और आपका ये जो वेस्ट बैंक है, इसके एरिया जो हैं वो पैलेस्टीन के कंट्रोल में है, ठीक है।
या पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर्मी या हमास आपने सुना होगा, ये पैलेस्टीन के ही लोग हैं जो इजराइल के साथ आर्म्ड स्ट्रगल में हैं, अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ते हैं और आमतौर पे आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है। ये रह गया है आपका, और यहाँ जेरूसलेम है। ये जो है कोई भी कंट्री, पैलेस्टीन और इजराइल, कोई भी कंट्री इसको एक दूसरे को नहीं देना चाहता क्योंकि ये रिलीजियसली जो है कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इजराइल भी लेना चाहता है और ये आपका पैलेस्टीन भी लेना चाहता है। तो ये वेस्ट बैंक, यहाँ डेड सी है, उसके वेस्ट कोस्ट पे है तो इसीलिए वेस्ट बैंक है नाम। यहाँ गाजा पट्टी है, ठीक है, यहाँ पे पैलेस्टीन के लोग हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। तो ये हमेशा से ही चलता आया है, अभी तक जो है कोई इसका सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है और उससे जो है यहाँ के लोग भी बहुत सफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसके ही ऊपर जो है कई बार 1990s में भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 1990s आप देख लेना, ऑस्लो एकॉर्ड्स भी साइन हुए हैं, ठीक है। वो भी यही था, पीस प्लान का ही हिस्सा था, कैसे जो है हम इजराइल और पैलेस्टीन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पीसफुली जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही यूएस बैक बहुत सारे प्लान्स लाए गए। तो अभी रिसेंट वाला आपका ये प्लान था, कुछ साल पहले भी लाया गया था, बट वो इतना ज़्यादा जो है उसका कोई आउटकम नहीं निकला, ठीक है। अब जो है वापस लाया गया है। तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं, वही पहले की ही कुछ बातें हैं, जैसे डी एस्केलेशन होगा, यानी जो ज़बरदस्ती एरियाज दोनों कंट्री के रिबेल ग्रुप्स हो या वहाँ की आर्मी हो या उन्होंने लिए हुए हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। हॉस्टेजेस जो हैं वो एक्सचेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे जिससे जो है इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ की इकोनॉमी जो है बूस्ट करे, जॉब क्रिएशन वगैरह हो, वो जो है ये किया जाएगा। देन इंटरफेथ डायलॉग्स भी होंगे, यानी आपस में जो है अलग अलग रिलीजन के लोग, क्योंकि वो आपके मुस्लिम्स हैं, ये आपके जियोनिज्म है, ज्यूज हैं, और भी जो है आपस में बैठ के आप डायलॉग्स करोगे और एक म्यूचुअली जो है अग्रीमेंट करो जिससे पीस भी मिले। तो ये कुछ बातें कही गई हैं, आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे इंडिया और इजराइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इजराइल जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आप एक बार इसको पढ़ोगे, ठीक है। और इंडिया और वेस्ट एशिया में मेनली अपना इजराइल ही इम्पोर्टेंट होता है। वेस्ट एशिया ओवरऑल आपको देखना है तो देख लेना, ठीक है। ये न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब एक दो छोटी छोटी न्यूज़ हैं, ठीक है। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 80 ईयर्स जो हैं पूरे हुए हैं इंडिया और FAO के रिलेशंस के। तो इस पे मेनली फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो यही है 1945 में बना, हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है, ठीक है। इसका मोटो क्या है ये ध्यान रखना है, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन एंड अ बेटर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर लाइफ फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है। बाकी अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स हैं दोनों के बीच में, यानी FAO ने जो है रिसेंटली कहाँ कहाँ इंडिया में कौन से स्फेयर्स में इंडिया के इन्वेस्ट किया है या कंट्रीब्यूट किया है एक तरीके से, वो आप देख के मुझे कमेंट में बताओगे रिसेंट इस ईयर में या हाल फिलहाल में, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी काफ़ी रोल रहा है FAO का। और ये ध्यान रखना ये एक UN बॉडी नहीं है, UN के अंडर नहीं आती है, ये इंडिपेंडेंट है, UN के अंडर नहीं आती है ये, ठीक है। ये है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। ये क्या है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिन्यूएबल एनर्जी में पार्टनरशिप जो है उसका पहल है ये, जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड रहेगा और ऑस्ट्रेलिया मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। अभी हमने जो
स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग जो है या फ्रेंड शोरिंग जो देखा था फर्स्ट वाले न्यूज़ में, उसमें यही था ऑस्ट्रेलिया में भी रेयर अर्थ मेटल्स का माइनिंग जो है वहाँ पे ये पोटेंशियल देखा जाएगा और हो सकता है एक्सप्लोर भी किया जाए और उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाए, मतलब वहाँ से स्टार्ट भी कर दें, ठीक है। तो ये उस रेफरेंस में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये हमारा जो टारगेट है 2030 तक कि हमें 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसमें सोलर आई गेस 280 के समथिंग है, एक बार आप ये कंफर्म कर लेना, तो वो हमारा टारगेट अचीव करने में भी हेल्प मिलेगा हमें, ठीक है। ESG जो मैं कह रही थी आपको, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क, वो माइनिंग में भी होता है और बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स में होता है, ठीक है। इसी ध्यान रखना है, इंडो पैसिफिक। तो ये आपका कुछ न्यूज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और जो भी आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस वगैरह वो ऑनेस्टली आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको जो है हमारी वीडियोज़ अच्छे लगे, कुछ आपको नॉलेज गेन ही करे हो, आप रिवाइज ही हुआ हो ज़्यादा और नहीं तो, ठीक है। और हमारा जो है प्रीलिम्स के लिए 2026 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज हैं, तो वो भी जो है काफ़ी पसंद आ रही हैं एस्पिरेंट्स को, ठीक है। तो वो भी आप एक बार देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है और नंबर भी है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू।